हेलो फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस थे। हम यहाँ पर दो मेन आर्टिकल्स देख सकते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31। आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आप किसी भी नई प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो यानी एक्वायर कर सकते हो, वहाँ पर रह भी सकते हो, उसे होल्ड कर सकते हो और जब चाहे अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हो यानी डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हो। और आर्टिकल 31 में कहा गया है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, यानी आपको आपकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाला जा सकता एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी बिना किसी लॉ के आपको आपकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता, आपसे प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती। और अगर स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है तो वो सिर्फ दो कंडीशन में कर सकता है। पहली कंडीशन है किसी पब्लिक पर्पस के लिए, मान लीजिए कोई हाईवे बन रहा है और बीच में आपका घर आ रहा है या फिर आपके खेत आ रहे हैं, तो ऐसे में स्टेट पब्लिक पर्पस के लिए आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। इसी तरह अगर किसी जगह पर स्टेट किसी हॉस्पिटल को बनाना चाहता है और वहाँ पर आपका प्लॉट है तो ऐसे केसेस में भी आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। लेकिन जब भी स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा तो स्टेट को आपको कंपनसेशन देना ज़रूरी है। यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ सिर्फ सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, जबकि आर्टिकल 31 सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये थी राइट टू प्रॉपर्टी की पोजीशन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 1950 में ही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A को ऐड किया गया। चलिए देखते हैं आर्टिकल 31A क्या कहता है। आर्टिकल 31A में लॉज की 5 कैटेगरीज को बताया गया है और कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल होता है तो ऐसे केसेस में पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए इस लॉ को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून माना जाएगा, यानी कि राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम से इम्यून माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज क्या क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली कैटेगरी है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट से रिलेटेड। बेसिकली आज़ादी से पहले ज़मींदारों के पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड हुआ करती थी, तो अगर स्टेट उन लैंड्स को एक्वायर करना चाहती है तो ये पहली कैटेगरी है। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी है टेकिंग ओवर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी स्टेट अगर देखता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैनेजमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और स्टेट उस कंपनी का मैनेजमेंट टेक ओवर करना चाहता है तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ लॉ है। थर्ड कैटेगरी है एमलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन की, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज़ को एमलगमेट या फिर मर्ज करने से रिलेटेड। और फोर्थ कैटेगरी है एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग राइट्स से रिलेटेड। होता क्या था कि आज़ादी से पहले कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास माइनिंग राइट्स और लाइसेंसेस थे, तो अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि इनके माइनिंग लाइसेंसेस को रद्द करता है या फिर मॉडिफाई करता है तो इसे फोर्थ कैटेगरी ऑफ लॉ माना जाएगा। और लास्ट कैटेगरी यानी फिफ्थ कैटेगरी है एक्सटिंग्विशमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन, यानी किसी भी कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करना या मॉडिफाई करने से रिलेटेड राइट्स को फिफ्थ कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट्री लॉ इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल 31A में कहा गया है। लेकिन इसी के साथ साथ आर्टिकल 31A में ये भी कहा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसा कोई भी लॉ बनाया जाता है जो कि इनमें से किसी भी ऐसी कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से तभी इम्यून माना जाएगा जब उस पर प्रेसिडेंट के एक्सेंट हो, यानी उस लॉ को गवर्नर द्वारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया था और प्रेसिडेंट का उस पर अब एक्सेंट है, तो ऐसे केसेस में उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून माना जाएगा। तो ये थी डिटेल्स आर्टिकल 31A की। और आप देख ही सकते हैं कि आर्टिकल 31A कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, जहाँ पर लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर या फिर उनके राइट्स को मॉडिफाई करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये राइट टू प्रॉपर्टी को डाइल्यूट करता है।
इसी के साथ साथ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल को आप एक बंद डब्बे की तरह इमेजिन कर सकते हो, जिसमें अगर किसी भी लॉ को रख दिया जाए तो उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये प्रोविज़न आर्टिकल 31B में किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहेलो मामले में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए और कहा कि जुडिशियल रिव्यू से इस तरह की ब्लैंकेट इम्यूनिटी किसी भी लॉ को नहीं दी जा सकती। तो ये थी डिटेल्स आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल की। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इस एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31C को ऐड किया गया। यहाँ पर कहा गया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ पास करती है जो कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पास किया गया है, तो वो लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून होगा। बेसिकली आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C ये दोनों आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट हैं और ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 39B कहता है कि कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज की ओनरशिप और कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए फॉर द कॉमन गुड। और आर्टिकल 39C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट है, यानी सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो ध्यान रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि वेल्थ बस कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही कॉन्सेंट्रेट हो जाए। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग की लाइट में हम अगर आर्टिकल 31C को समझें तो आर्टिकल 31C बस यही कह रहा है कि अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इनमें से किसी भी आर्टिकल के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है तो ऐसे लॉस को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून रखा जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के लॉज को जुडिशियल रिव्यू से भी इम्यून माना जाएगा। हालांकि 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 31C द्वारा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। इसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आर्टिकल 31C को वापस से अमेंड किया गया। अब यहाँ पर कहा गया कि ऐसा कोई भी लॉ जो ना सिर्फ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को इम्प्लीमेंट करता है बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के किसी भी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करता है तो ऐसे लॉ को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून माना जाएगा। लेकिन ईयर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C में किए गए इन चेंजेस को खारिज कर दिया और अब सिचुएशन यही है कि सिर्फ उन्हीं लॉज को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से इम्यून माना जाएगा जिनमें आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C से रिलेटेड प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने भी राइट टू प्रॉपर्टी को डाइल्यूट करने की कोशिश की। इसके अलावा भी कई सारे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए गए जिनके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डाइल्यूट किया गया। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने तो राइट टू प्रॉपर्टी से फंडामेंटल राइट होने का राइट ही छीन लिया। इसने आर्टिकल 31 को रिपील किया और साथ ही साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को भी रिपील कर दिया। और यही दोनों आर्टिकल्स थे जिनकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एग्जिस्ट करते थे। अब क्योंकि इन दोनों आर्टिकल्स को रिपील कर दिया गया था तो राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब राइट टू प्रॉपर्टी के लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया जो है आर्टिकल 300A। हालांकि आर्टिकल 31A, 31B, 31C और 9th शेड्यूल को एज इट इज़ रहने दिया। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी का ये जो नया आर्टिकल क्रिएट हुआ, इसे आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के नहीं छीनी जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट तो प्रोटेक्टेड है बट लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। यानी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर म्यूनिसिपैलिटी आकर आपका घर तोड़ना चाहे तो वो ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक उससे रिलेटेड कोई सेंटर या स्टेट का लॉ एग्जिस्ट ना करता हो। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या एक फंडामेंटल राइट है, एक लीगल राइट है या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये बात तो साफ है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एग्जिस्ट नहीं करता। बट इससे रिलेटेड प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
तो इसीलिए आर्टिकल 300A के वॉयलेशन में आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते अंडर आर्टिकल 32, बट हाई कोर्ट ज़रूर जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 वही आर्टिकल है जिसके थ्रू हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अब आपकी प्रॉपर्टी किसी भी लेजिस्लेटिव एक्शन द्वारा एक्वायर की जा सकती है और ऐसे में आपके पास गारंटीड राइट टू कंपनसेशन भी नहीं है। लेकिन क्या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी के लिए राइट टू कंपनसेशन नहीं है? इसको समझते हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जहाँ पर गारंटीड राइट टू कंपनसेशन है। ऐसे दो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31A। आर्टिकल 30 कहता है कि अगर स्टेट किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसे कंपनसेशन देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर स्टेट किसी ऐसे इंसान की लैंड को एक्वायर करता है जो कि उसे पर्सनल कल्टीवेशन के लिए यूज़ करता है और ये लैंड स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर है, तो ऐसी लैंड को एक्वायर करते वक्त भी स्टेट को कंपनसेशन देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये जो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट है इसे स्टेट द्वारा डिसाइड किया जाता है और क्योंकि ये दोनों आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मौजूद है इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जबकि आर्टिकल 300A हम पहले ही देख चुके हैं कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है। तो ये थी डिटेल्स राइट टू प्रॉपर्टी की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।